हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आपका हम वार्डन का पेपर जो सोल्व कर रहे थे उसकी 4 5 6 शिफ्टें हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। और आपकी ये 7वीं शिफ्ट है। ये 12 तारीख का 12/6/2023 को जो सेकंड शिफ्ट आई थी आपकी वार्डन की वो है। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो हमें 5 से 6 क्वेश्चन और इन टोटल बात करूं टाइप वाइज मतलब हमें 3 से 4 क्वेश्चन तो एग्जैक्ट सेम मिले। और अगर मैं टाइप वाइज बात करूं तो हमारे लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हर सेट में लगभग एक ही जैसे आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल एक जैसे आ रहे हैं, डिक्टो। पर थोड़ा बहुत नंबरिंग में चेंज है, बाकी कुछ क्वेश्चंस में चेंज है। जैसे कि आपका कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है उसे तो मैं अलग भी कंसीडर करूंगा ना। बाकी आपका सिंपल इंटरेस्ट हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, आपका एक सीरीज के जो क्वेश्चन आ रहे हुए हैं वो आपके लगभग सेम ही आ रहे हैं। ठीक है। बाकी इसमें भी आपका एक सीरीज का क्वेश्चन है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको कीस्टोन क्लासेस वाले चैनल पे मिल जाएगी। बाकी अगर इसमें से जो आपके जैसे कि 20 की जस्ट सपोज करो 20 में से आपके 2-3 क्वेश्चन जो है वो अच्छे निकल के आते हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको कीस्टोन क्लासेस वाले से, नीचे मिलेगा डीएसएसबी बेस्ट पीवाईक्यूज करके। ठीक है। आप उस वाले चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आप बेस्ट पीवाईक्यूज को एक्सेस कर सके। ठीक है। मेरी तरफ से एक सिंपल सा एफर्ट है कि आपको क्लासेस ज्यादा देखने के बजाय अगर आपको इंटेंस रिवीजन लास्ट में करना है, जैसे कि सपोज मान के चलो अगस्त में तो पेपर आपका है नहीं, अगस्त में तो लगभग जो है वो आपके स्किल टेस्ट वगैरह ही होंगे जहां तक अभी तक लग रहा है। तो अब अगर आपका अगस्त सितंबर में कोई पेपर है, जैसे सपोज 15 तारीख को आपका पेपर है, आपको रिवाइज करनी है मैथ पीवाईक्यू सीरीज जो 25-30 क्लास जो हो जाएंगी वो आपको पूरी रिवाइज करनी है। तो आप कुछ नहीं करोगे, डीएसएसबी पीवाईक्यूज वाला जो बेस्ट पीवाईक्यूज वाला चैनल है उसे उठाओगे, उसमें आपको 150-200 क्वेश्चन की जो है वो सीधी सीधी प्रैक्टिस मिल जाएगी। आपका 4-5 घंटे का काम है और इसको रिवाइज करने के बाद आपको एग्जाम में शॉर्ट है कि आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है। तो आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, बेस्ट पीवाईक्यूज वाले को। और बाकी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने से 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। यानी कि ये क्या है, ये हमारा अमाउंट है और हमें पता है अमाउंट क्या होता है। अमाउंट हमारा प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट होता है। अब इस केस में जो इंटरेस्ट होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है। इसको कंपाउंड इंटरेस्ट लिख लेते हैं कि इस केस में जो होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। मुझे पता है मेरे को इस टाइप के सवाल में प्रिंसिपल को 100% बोलना ही है। भैया मैंने बोला 2 साल की बात कर रहा है और उसने आगे बोला कि यदि ब्याज की दर 24% हो, तो मैंने बोला सिंपल से ये वो ज्यादा टफ है नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने सदाबहार वाले फॉर्मूले पे चला जाता हूँ कि ए प्लस बी प्लस माइनस में ए मल्टीप्लाई बी बाई 100। अगर डिस्काउंट या लॉस होगा तो ये जो माइनस आएगा, वरना बाकी सब कंडीशंस में प्लस आएगा। क्योंकि ब्याज मिल रहा है तो अंदर से जो आएगा वो आपका प्लस ही निकल के आएगा। अगर मैं बात करूं ए और बी की जगह में 24 डालता हूं तो ये तो 48 हो गया। अंदर 24 मल्टीप्लाई 24 हो जाएगा। 24 मल्टीप्लाई 24 मेरे को पता है कि कितना होता है, 25 625, ये होता है 4.96, है ना। ऐसे ही होता है ना, 4.96। 25 होता है हमारा 625 और 24 मल्टीप्लाई में 24 आपका आएगा 576, सॉरी 576। तो नीचे का 100 अगर हम हटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5.76। 5.76। तो अगर मैं टोटल की बात करूं तो ये आ जाएगा 48 प्लस में 5.76 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा 53.76 का मेरे को जो है यहाँ पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन मेरे को तो अमाउंट दिया हुआ है। अगर मेरे को अमाउंट दिया हुआ है तो मैं अमाउंट की बात करूं मेरे हिसाब से भाई 100% प्रिंसिपल प्लस में उसमें 53.76 का इंटरेस्ट और मिल जाएगा। यानी कि मैं टोटल अमाउंट मेरे हिसाब से कितना बना वो देखना चाहूं तो वो मेरे को मिलेगा 153.76%। उसी की वैल्यू मेरे को यहाँ पे दी हुई है, उसी की वैल्यू दी हुई है तो मैं डाल देता हूँ 153.76 इज इक्वल टू 1230080। ठीक है। और मेरे को क्या निकालना है, मेरे को राशि निकालनी है, यानी कि मेरे को प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कितना है मेरा, 100% की वैल्यू निकाल देता हूँ। ये कितना आ जाएगा 12300.8 और डिवाइडेड बाई 153.76 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। पॉइंट से अगर मैं पॉइंट को काटूंगा तो ऊपर एक 10 की मल्टीप्लाई और हो जाएगी। अब मैं इसको जरा काटने की कोशिश करता हूं तो मैं 2 से काट दूंगा। 2 6 12, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 2 के 0 0 और 2 चौक 8। 2 से इसको काटूंगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 कितना बच गया, 1 2 6 12, 1 2 अट्ठे 16, 1 2 अट्ठे 16।
फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 से काट देते हैं, या 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। क्या 8 से कट जाएगा? 8 6 48 और 8 3 24, 8 से भी कट जाएगा तो 8 से काट लेते हैं। 8 8 64, 8 7 56, कितना बच गया? 5 बच गया। 8 8 7 56, 5 बच गया 55, और 8 6 48, 55 48 7 बच गया, 55 48 7 बच गया, 70 हो गया। 8 8 64 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा तो 4 बच जाएगा। अरे नहीं कट रहा, 8 6 48, 8 3 24 कटना तो चाहिए, एक सेकेंड। 8 7 56, 56 से बच गया हमारा 5, और 8 8 8 64, 8 7 56, 8 6 48, 48 48 से बच गया 7, 70, 8 8 64 यानी कि 6, और 8 8 64। ठीक है, इसको मैं काट दूंगा तो ये तो मेरे को सेम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यानी कि मैं सीधा ये बोल सकता हूँ कि 7688 को जब मैं इससे डिवाइड करूंगा, डायरेक्ट डिवाइड करूंगा, तो मेरे को ये पता चल जाएगा जो मैंने 8 से डिवाइड करा था वही रिमाइंड बचेगा। मेरे को यहां से पता चल गया, मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 8 जो बचेगा वही रिमाइंडर बचेगा, वही रिमाइंडर बचेगा। तो मेरे 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मेरे 100% की वैल्यू आ जाएगी 8 मल्टीप्लाई में 1000, ये 1 था। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया हमारा? 8000 जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए ऊपर नीचे देखते हुए चलना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 4200 रुपए को एक्स और वाई में बांटा जाता है, फिर एक्स और वाई दोनों अपनी अपनी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% प्रति वर्ष वार्षिक दर से निवेश कर देते हैं। यदि 9 वर्ष के अंत में और एक्स का हिस्सा 10 वर्ष के अंत में वाई के हिस्से के बराबर हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? भाई मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही है। ठीक है, और यहाँ पे बस टाइम जो है वो अलग है, ये 9 है और ये 10 है। मैंने बोला अगर 9 का हिस्सा 10 के बराबर हो रहा है यानी कि एक्स का हिस्सा ज्यादा होगा, 4200 में जो एक्स का पार्ट होगा वो ज्यादा होगा, वाई वाला कम होगा। मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन कराया था कि अगर आप 10-5 क्वेश्चन करोगे अपने हाथ से तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आपको मतलब नहीं कर पा रहे हो, आपका कल ही पेपर है, तो आप इस तरीके से समझ लो कि 10% की वैल्यू हमारी 11/10 होती है, और जो हमारा ईयर्स के बीच में गैप है वो 1 है। पहले जब हमने क्वेश्चन कराया था तो वहां पे गैप जो था वो 2 था, तो हमने बोला था कि भैया जो नंबर है वो 121 और 100 हो जाएंगे, तो हमने बोल दिया था कि ए का हिस्सा, क्योंकि ए कम टाइम में ज्यादा पैसा ले रहा है और बी जो है वो ज्यादा टाइम में कम पैसा ले रहा है, तो ए और बी ऐसे हो जाएंगे। लेकिन इस केस में क्योंकि एक ही साल का अंतर है, तो मैं बोलूंगा भैया 11 का 1, 11 की घात 1 और 10 की घात 1 बराबर में 11/10, क्योंकि x 9 साल में ही उतना पैसा कमा रहा है जितना y 10 साल में कमा रहा है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो x की हो जाएगी, ये जो वैल्यू हो जाएगी वो y की वैल्यू हो जाएगी। 4200 रुपए टोटल है, मेरे हिसाब से कितना है? मेरे हिसाब से 21 टोटल है। 21 की वैल्यू कितनी होगी? 21 दूनी 42 यानी कि 200। एक की वैल्यू 200, तो ये कितने आ गए? ये हमारे आ गए 2200 रुपए, और ये कितने आ गए हमारे? 2000 रुपए। अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। 2 ऑप्शन दिए हुए इसमें, x को 4200 में से 2200 रुपए प्राप्त हुए, x को 4200 में से 2200 प्राप्त हुए, बिल्कुल सही बात है। 1 वर्ष बाद आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, ए वाई का हिस्सा 2310 हो जाता है। अभी वाई का जो हिस्सा है वो 2000 है, अभी जो वाई का हिस्सा है वो 2000 है। 1 वर्ष बाद यानी कि उसे ब्याज मिल जाएगा, यानी कि राशि जो है वो 11/10 हो जाएगी, 11/10 हो जाएगी। काट के देख लेते हैं, 11 दूनी 22, 2200 हो जाएगी। क्या इसने बोला? इसने तो 2310 बोला, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है, तो केवल एक ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ज्यादा तो कुछ खास है नहीं इसमें, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बस। क्वेश्चन हमें कह रहा है, नीचे दिया गया रेखा चित्र 2 कंपनियों द्वारा 6 वर्षों में ट्रक के उत्पादन को दर्शाता है। ट्रक का उत्पादन PQRSTU के द्वारा 6 वर्षों में इतना 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 रहा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि J1 जो है वो वर्ष P और Q में C1 द्वारा ट्रक के औसत उत्पादन का मान है P और Q में, और ये गोले वाला, यानी कि इसकी और इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि 650 प्लस में 350
का जो एवरेज है वो बराबर है किसके, J1 के। एवरेज के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि 2 नंबर से, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, J1 की वैल्यू आ जाएगी 500। ठीक है। सेकेंड वाली कंडीशन में क्या कह रहा है, सेकेंड वाली कंडीशन में कह रहा है सभी वर्षों में C1 और C2 द्वारा ट्रक के उत्पादन के बीच का अंतर जो है वो J2 है। तो इसके लिए हमें C1 और C2 का टोटल निकालना पड़ेगा। अगर मैं C1 की बात करूं तो C1 में क्या है, 650, 350, 550 और 150, और ये 0 0 0 मैं सीधा निकाल लूंगा, मैं सीधा ही निकाल लेता हूँ भाई, 0 0 0 0 0 0, तो यहाँ पे लास्ट का अंक आएगा 0, फिर 5 गिन लेते हैं, 5 5 10 5 15 5 20 5 25 और 5 30 की 0, 3 हासिल, 4 और 3 7, 7 दूनी 14, 14 और 14 और 0, 14 0 और 14 और 5 19, 19 और 3 22, 22 और 6 28 का 8, 2 हासिल और 2 हासिल, तो 2 और 1 यहाँ पे चौथे अंक पे सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे 3। C1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3800। आप वैसे नॉर्मल लिख के भी कैलकुलेट कर सकते हो जैसे आपकी इच्छा करें। अगर मैं C2 की बात करूं तो C2 में से गिन लेता हूं, 350, 150, 250, 650, 850 और 1150। 0 0 0 0 0 0 यानी कि इकाई का अंक तो आ गया हमारा 0, इकाई का अंक 0 आ गया। दाही पे गिन लेते हैं, 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30 की 0, 3 हासिल हो गया, 3 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 1 24 का 4, 2 हासिल और 2 और 1 3, यानी कि ये हमारा आ गया 3400। अगर मैं C1 और C2 के अंतर की बात करूं तो J2 जो है वो J2 क्या है, ये हमारा C1 और C2 के बीच का अंतर है। इसको हम इस तरीके से डिनोट कर देते हैं कि जो अंदर से आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो 3800 माइनस में 3400 कितना आ जाएगा हमारा, 400 आ जाएगा। क्वेश्चन ने मेरे से पूछा क्या, क्वेश्चन ने मेरे से पूछा है कि J1 माइनस J2 का मान ज्ञात करो। J1 कितना था हमारा, J1 हमारा 500 था, J2 कितना है 400 है। तो अगर डिफरेंस की बात करूं J1 माइनस में J2 की, तो 500 माइनस में 400 इज इक्वल टू 100 किया जाएगा। 100 हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो 1 हमारा जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो 13 संख्याओं का जो एवरेज है वो 22 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। मैंने आपको कई बार पहले भी बताया हुआ है, क्योंकि हम कम से कम 50 क्लास कर चुके हैं, कि जो भी आपका संख्या के साथ वो करेगा वही आपको एवरेज के साथ करना है। अगर वो संख्या के साथ 3 की गुणा कर रहा है तो आपको एवरेज के साथ 3 की गुणा कर देनी है, बस। ये आपका न्यू एवरेज आ जाएगा। ठीक है, ये आपका न्यू एवरेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 5/11, 2/7, 5/8 तथा 3/4 में से इनमें से कितने भिन्न 2/3 और 7/9 के बीच में है। मैंने आपको पहले भी कराया था क्वेश्चन, तब भी मैंने ये कहा था कि सबको आप पॉइंट्स में चेंज कर लो, फ्रैक्शन की जगह आप सबको पॉइंट में चेंज कर लो, वरना आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखना पड़ेगा। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में पॉइंट में चेंज करता हूं तो मुझे पता चलता है कि 3 6 18, 0.6 और 3 6 18, यानी कि 0.67 आ जाएगा। ठीक है, या 667 बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे बोल देते हैं। अगर मैं 9/7 की बात करूं तो 9 7 63 और फिर 9 7 63 और फिर यहाँ पे 8 लिख देते हैं, यानी कि 0.667 और 0.6778 के बीच की संख्या पता करनी है मेरे को, कितनी है। यहां से ट्राई करते हैं। 11/5 की अगर मैं बात करूं तो यह आएगा 0.50 हो जाएगा। 11 चौक 44, ये तो इससे कम है, तो ये संख्या तो नहीं होगी। 2/7 की अगर मैं बात करूं तो यह आएगा 0.7 दूनी 14, 7 3 21 हो जाएगा, तो ये तो 0.2 के आसपास आएगा, 0.6 से कम आएगा। 5/8 की बात करूं तो यह आएगा 0.50 पे 0 लग जाएगी यहाँ पे, तो 8 पंजे 40, 8 6 48 आएगा। 2 बचेगा और 0 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो ये भी नहीं आएगी, ये भी 62 बैठती है। मेरे को 0.66 से ऊपर चाहिए कम से कम। अगर मैं 3/4 की बात करूं तो यहाँ 0 बन जाएगी, पॉइंट लगाएंगे तो 0 पॉइंट और 4 7 28 और कितना बच गया, 2 बच गया और 4 पंजे 20, यानी कि 0.075 जो है वो हमारा आ जाएगा। 0.067 से तो बड़ा है और 0.07 से ये छोटा है, तो बीच की संख्या सिर्फ हमारी कितनी आई, 1 आई।
तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। नॉर्मल सा मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है, तो ये आपके होमवर्क में हो गया, इसको कराने का कोई मतलब है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अभी नहीं आया था अभी तक। एक वस्तु को 30% व 20% की 2 क्रमिक छूटों के साथ बेचा जाता है। दूसरी छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य 1568 हो जाता है, यानी कि दोनों छूटें दे दी और विक्रय मूल्य 1568 हो गया। यदि उसे केवल 20% की छूट पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य क्या होता? मेरे को 2 छूटें दी हुई है, मैंने बोला अगर उसका एमपी 100 होगा, एमपी 100 होगा 100%, तो अगर मेरे को 30 और 20 की 2 छूटें दे दी, 30% की छूट है माइनस हो जाएगा, 20% की छूट है ये भी माइनस हो जाएगा, तो क्या मैं इस वाले फॉर्मूले से नहीं निकाल सकता टोटल छूट कितनी मिली? प्लस माइनस में a मल्टीप्लाई b बाई 100। मैंने बोला मैं निकाल सकता हूं, तो मैं डाल देता हूं a और b को इसकी जगह, तो a और b प्लस होके तो हो जाएंगे माइनस का 50%। अंदर से क्या निकल के आएगा? क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, प्लस का 6 निकल के आएगा। तो मेरे को यहां पता चलेगा जो एकल छूट है वो -44% है। 100% एमपी था, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 100 में से 44 घटा के मेरा एसपी निकल आएगा। एसपी निकल आएगा तो 100 में से अगर मैं 44 घटाऊंगा तो कितने बनते हैं? 100 में से 44 घटाने पे 56%, यानी कि एसपी जो है वो एमपी का 56% होगा। इसी 56% की जो वैल्यू है इसने मेरे को कितनी दी हुई है? 1568 रुपए। ठीक है, और मेरे से क्या पूछा है? मेरे से पूछा है कि 20% की छूट के बाद बेचा होता है, यानी कि 80% पे बेचा होता। भाई पहली कंडीशन पे तो 2 छूटों के बाद इतना बना, लेकिन वो बोला ना इतने पे बेच के अगर मैं SP2 की बात करूं तो वो 80% पे बेच देता है एमपी के, तो वो सब कितना, उसका विक्रय मूल्य कितना होता? तो मैं सीपी निकालने के बजाय SP2 निकाल देता हूं डायरेक्ट। भाई 56% इतने के बराबर है, तो 80% कितने के बराबर होगा? तो 1568 अपॉन में 56 और मल्टीप्लाई में 80, तो ये 10 आ जाएगा। 8 सत्ते 56, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 224, और यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जो SP2 है हमारा सेलिंग प्राइस 2 या विक्रय मूल्य दूसरे नंबर का जो आएगा वो आ जाएगा हमारा 2240, हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बेकार क्वेश्चन नहीं है, टाइम बचाना है तो इन तरह के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन ने क्या बोला अगले ने, 8वें ने, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2870 रुपए है और विक्रय मूल्य इतना है। मेरे को एमपी दिया हुआ है, मेरे को एसपी दिया हुआ है, और मेरे से डिस्काउंट पूछा है। एमपी में से एसपी घटाऊंगा तो मेरा डिस्काउंट आ जाएगा, और डिस्काउंट की परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट अपॉन में एमपी डिस्काउंट अपॉन में, क्योंकि जो डिस्काउंट होता है वो आपका मार्केट प्राइस पे या अंकित मूल्य पे लगता है, तो यहाँ पे डिस्काउंट अपॉन में एमपी मल्टीप्लाई में 100 डालूंगा तो मेरा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, आपके ये होमवर्क में क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, यानी कि पहले साल 10% बढ़ रही है, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 10%, चौथे साल 10%। और हमको पता है जो जनसंख्या बढ़ती है वो आपकी सीआई की तरीके से बढ़ती है, यानी कि पहले जितनी बढ़ गई उस टोटल पे फिर 10% बढ़ेगी। देखिए जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जो जनसंख्या बढ़ती है वो जैसे कि अभी जनसंख्या 100 है, अगर मैं बोलूं कि अगले साल 10% बढ़ जाएगी तो 110% बढ़ जाएगी। फिर जब इसकी 10% और बढ़ेगी तो 110 की 10% बढ़ेगी, यानी कि टोटल जनसंख्या 121 हो जाएगी। इस तरीके से बढ़ती है, ना कि इसकी 10% बढ़ेगी। ठीक है, तो हर बार जो जनसंख्या है वो अपनी प्रीवियस ईयर के ऊपर बढ़ती है, यानी कि हमको पता है कि अब हम इस वाले फॉर्मूले का यूज दोबारा से करने वाले हैं। क्योंकि हमें 4 साल दिया हुआ है तो ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है, हम तो 2 साल में लगा सकते हैं। तो एक काम करते हैं ना, देखो भाई 10% एक साल बढ़ी, 10% एक साल बढ़ी, 10% एक साल बढ़ी, 10% एक साल बढ़ी। पहले हमने 3 वाले में इस तरीके से लगाया है, अब हम 4 वाले में लगा के देखते हैं। पहले है हम ए और बी वाला फॉर्मूला इसमें लगा लेते हैं, ए और बी वाला फॉर्मूला इसमें लगा लेते हैं। जस्ट आप लगा के देख लेना, बाकी आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए कि इसकी 10 और 10 की जो इकट्ठी वृद्धि आएगी वो आएगी 21%, और इस वाले 10 और 10 से भी 21% ही आ जाएगी।
अब मैं इन दोनों पे एक बार दोबारा फॉर्मूला लगा देता हूं, ये वाला। तो ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो 21 प्लस में 21, क्योंकि वृद्धि हुई है अंदर से भी वही आएगा, तो 441 और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी कि ये मेरा कितना आ जाएगा 46.41% की जो है टोटल वृद्धि आ जाएगी। टोटल वृद्धि आ जाएगी। मेरे से बोला है यदि वर्तमान से 4 वर्ष पश्चात जनसंख्या इतनी हो तो वर्तमान बताओ, यानी कि मेरे को यहाँ वाला दिया हुआ है, मेरे से प्रीवियस वाला पूछा है, यानी कि मेरे को अगर मैं इसको वृद्धि बोल रहा हूं तो मेरे पास जनसंख्या जो 100% थी उसमें 46.4% की जो इंक्रीज हो गया, उसके बाद जनसंख्या कितनी हो गई 29282। मेरे से 100% की वैल्यू पूछी है, बस यहाँ पे इसको परसेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 29282 अपॉन में 146.41 और 100% की वैल्यू निकाल दो। परसेंट से आपका परसेंट कैंसिल हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, पॉइंट को हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर लगा देंगे, और किसी से कटेगा तो देख लेते हैं। मैंने देखा है 14 दूनी 28, यानी कि लगभग 2 पे पूरा कट रहा है, लगभग 2 पे पूरा कट रहा है। तो मेरी 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के आगे 4 जीरो, क्योंकि मैंने इकाई अंक देखा ना, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, इसको पूरा कटना ही पड़ेगा तभी 4 जीरो या 3 जीरो बन सकती है, ठीक है। तो हमारा 20,000 जो है यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन मैंने जो आपके ऑप्शंस थे उनके इकाई के अंक के हिसाब से भी उसका अंदाजा लग जाता है थोड़ा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका सिंपल सा है क्वेश्चन, पहले आपको ब्रैकेट खोलने हैं, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, तो इसमें कराने लायक तो कुछ है नहीं, बाकी होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पहली बार आया है, पहली बार आया है, इस फॉर्मूले पे बेस जो है ये पहली बार सीरीज में क्वेश्चन आया है अभी तक वार्डन में जो देखा है मैंने। बाकी आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सीरीज बेस के आपके इसमें वार्डन वाले पेपर में आ रहे हैं। जो मैक्सिमम आए हैं वो आपके आए हैं स्क्वायर का सम, क्यूब का सम और ओड नंबर की क्यूब का सम। जो सबसे अच्छा क्वेश्चन जो आया था वो ओड की क्यूब का था, ओड नंबर्स की क्यूब का जो सम होता है वो कितना होता है, ठीक है। अब क्या दे दिया इसने, अब दे दिया इसने इवन नंबर के स्क्वायर का सम, इवन के स्क्वायर का सम। बाकी सारे मैंने पीछे कराए हुए हैं, अब पीछे की क्लासेस अगर लेते हुए आ रहे हैं तो आपको सब मिल जाएंगे, और नहीं लेते आ रहे हैं तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप पीछे की क्लास देखें जहां पे मैंने वो कराए हुए हैं, अपने नोट डाउन कर लें, ठीक है। नहीं होते हैं तो मेरे को बता देना, मैं अगली क्लास में फिर ये क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन 1-2 क्लास छोड़ के आ ही रहा है, हर बार आ रहा है, और किसी में तो 3-3 क्वेश्चन है सीरीज के, इसी सीरीज के मतलब सीरीज टाइप के 3-3 क्वेश्चन है, तो वहां आएगा तो मैं वहां सारे फॉर्मूले एक बार दोबारा करा दूंगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ओड नंबर की सीरीज का अगर क्वेश्चन आता है, भैया इनमें 2 का गैप है, ये 2 का गैप है, ये नंबर भी ओड है, ये नंबर भी ओड है, ये नंबर भी ओड है। मैंने बोला ओड के स्क्वायर का केस आया है मेरे पास, ओड के स्क्वायर का केस आया है, ओड और स्क्वायर, ओड स्क्वायर के सम का केस आया है। तो इस केस में जो हमारा वो होगा फॉर्मूला जो बनता है वो हमारा क्या बनता है, इस केस में हमारा फॉर्मूला, आपको स्क्वायर का फॉर्मूला तो याद ही है, और ओड के स्क्वायर के केस में बनता है हमारा फॉर्मूला n 2n+1 और 2n-1। ये ओड के केस में बनता है डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। बस हमको इसमें n निकालना है। n कैसे निकालेंगे, n तो बड़ा सिंपल है, पहले वाले को और लास्ट वाले को जोड़ दो, 51 प्लस में 1 और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, क्योंकि 2-2 का गैप है, तो ये आ जाएगा हमारा 26 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, n की वैल्यू तो 26 डायरेक्ट हो गई, ये हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई में 2 52 प्लस में 1 हो जाएगा हमारा 53, और ये हो जाएगा 52 माइनस में 1 यानी कि 51 डिवाइडेड बाई 3, 3 से ये कट जाएगा 17 बार, तो ये आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 17, और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अब आपकी मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 234 और 26, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको खुद करनी चाहिए, आप पेन कॉपी लेके मल्टीप्लीकेशन करो। बाकी अगर मैं करता तो मैं ऐसे करता कि 53 दूनी कर देता और 17 की मल्टीप्लाई फिर 13 में कर देता, इसके 13 और 2 बनते ना, 13 और 2
2 की मल्टीप्लाई इसमें, 17 की 13 में, तो 3 अंकों की संख्या आती, फिर 3 अंकों की संख्या की मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो मेरे हिसाब से राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, नीचे दिया गया वृत्त चित्र किसी संगठन के विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। अब मैंने ये पढ़ते ही मैंने नीचे की तरफ को देखा, मैंने बोला जो वृत्त चित्र है 2 तरीके से डिनोट हो सकता है जो मैक्सिमम केसेस में होता है, या तो परसेंटेज में या तो डिग्री में। मेरे को यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है, तो यानी कि पूरा जो वृत्त चित्र होगा वो 100% होगा। अब उसने बोला संगठन के विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 5000 है, माने कि मेरे पास जो 100% है उसकी वैल्यू जो है 5000 है। जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, ठीक है, जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी। एक विशिष्ट विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या को इन सभी विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया, जैसा मुझे दिख रहा है। मुझे इस इक्वेशन, इस पूरे सेंटेंस में सिर्फ एक ही काम की चीज मिली कि कुल संख्या 5000 है। बाकी मैं चलता हूं नीचे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मेरे से कह रहा है कि के में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या एन में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। के में कार्य करने वाले कर्मचारी जो है वो 21% है, और एन में कार्य करने वाले कर्मचारी 10 हैं। के की संख्या एन का कितना प्रतिशत है, भैया के जो है 21% काम कर रहे हैं, एन से तुलना करा रहा है, बटे में 10% रख देता हूं, मल्टीप्लाई में 100। क्या मेरे को यहाँ पे इस स्टेटमेंट की कोई जरूरत पड़ी? कहीं आप ये करने लग जाओ कि पहले आप 100% से इसकी वैल्यू निकालो, फिर के की वैल्यू निकालो, फिर उसकी 1% की वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई करके निकालो, तो उसका कोई फायदा है नहीं। वो निकल के वही आएगा अल्टीमेटली, चाहे आप अपने घर पे बैठ के आराम से पेन कॉपी में 2-4 बार करके देख लो। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 210%। परसेंट से परसेंट कट जाएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में हमने 100 करा था, तो 210% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। 12 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, यदि मध्य में दी गई दो संख्याओं का औसत 21.5 है। तब देखो पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि ये गलत है, क्योंकि उनकी जो क्रमागत संख्याओं के बीच की संख्या दी हुई थी वो 23.25 या 23.75 करके दी हुई थी, और दो क्रमागत संख्याओं के बीच की जो संख्या है वो 0.5 में ही आएगी, मल्टीपल में 0.5 के ही मल्टीपल में आएगी, वो नहीं आ सकती 0.75 या 0.25 के मल्टीपल में। ठीक है, अब इस केस में क्या दिया हुआ है, 12 क्रमागत संख्याएं हैं, मध्य में दी गई दो संख्याओं का औसत जो है वो 21.5। अब मेरे को एक बात बताओ, 12 संख्याएं हैं, चलो मैं कर ही लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये सिर्फ मैं बताने के लिए कर रहा हूं, ना कि आपको एग्जाम में करना है। अब इसकी मध्य की संख्या कौन सी हो जाएंगी भैया, 5 में इधर छोड़ देता हूं, 5 में इधर छोड़ देता हूं, तो मध्य की संख्या जो हो जाएंगी वो 6 और 7 हो जाएंगी, छठे नंबर की संख्या और 7वें नंबर की संख्या। अगर इनका एवरेज 21.5 है तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा ये जो छठी संख्या है वो मेरी 21 हो जाएगी, और 7वीं संख्या जो है वो मेरी 22 हो जाएगी। मेरे से पूछा प्रथम की 8 संख्याओं का योग ज्ञात करो। अगर मैं इनका एवरेज पता कर लूं तो मेरे को योग निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर मैं शुरू की 8 संख्याओं के एवरेज की बात करूं तो ये 4.5 पे लाई करेगा, यानी कि 4 और 5 के बीच में लाई करेगा। अब मेरे को ये छठी संख्या 21 मिल गई, तो ये भाई साहब 20 होगी, अगर 20 होगी तो ये 19 होगी, ऐसे करके कर लो। लेकिन अगर आपको क्रमागत दिया हुआ है और आपको 5वीं संख्या पता चल गई तो आप सीधा बोल सकते हो, अगर मैं इस 20 में से 0.5 घटा दूं यानी कि 19.5, ये ही चौथी और 5वीं संख्या का औसत होगा, यही चौथी और 5वीं संख्या का औसत होगा, और यही टोटल का औसत होगा 8 संख्याओं का। अगर ये 8 संख्याओं का औसत है तो टोटल ऑफ 8 नंबर्स कितना हो जाएगा, 19.5, जो मैंने अपना एवरेज निकाला है, और मल्टीप्लाई में 8, ये मैंने एवरेज निकाला है ना कि अज्यूम करा है, ये बात याद रखना, ये मैंने एवरेज निकाला है ना कि मैंने अज्यूम करा है। तो 20 अट्ठे 8 दूनी 16, 160, 160 में से 4 घट जाएंगे तो 156 जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। कभी कभी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं और क्या मैं निकाल रहा हूं। ये इस केस में मैंने 19.5 जो है वो निकाला है।
क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो यही खत्म करना ही ठीक है। एलसीएम एन ही आ जाएगा तो ऊपर की तीनों संख्या जुड़ जाएंगी, तो 3/n इज इक्वल टू 51 आ जाएगा। 3 से इसको काट देंगे तो 1/n इज इक्वल टू 17 आ जाएगा, और n की वैल्यू पूछी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n ऊपर चला जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा, यानी कि n इज इक्वल टू 1/17 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं नहीं करा रहा हूं इसे, ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 विभिन्न फैक्ट्रियों में कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, FGH में कार्य करने वाले श्रमिकों की औसत संख्या ज्ञात करो। इसमें F में, G में और H में की संख्या को औसत ज्ञात करो। तो मैं तीनों को जोड़ दूंगा, 6 दूनी 12 और 1 13, 135 आ जाएगा। क्योंकि 3 है, F G H तीनों है, तो 3 से डिवाइड कर दूंगा, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 है, तो यहाँ पे 45 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि एक छात्र को अलग अलग लंबाई जो क्रम से 63 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर, 231 सेंटीमीटर है के लोहे की 3 अलग अलग टुकड़े दिए गए हैं। उसे अधिकतम लंबाई की छड़ें बनानी है ताकि कोई भी लोहा जो है वो अपशिष्ट ना बच जाए, यानी कि शेष ना बचे। ऐसी छड़ की अधिकतम लंबाई याद करो। अधिकतम लंबाई सुनते ही मेरे को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर याद आना चाहिए। ठीक है, महत्तम समापवर्तक सबसे बड़ी चीज की बात करेगा तो हमारा SCF की बात करेगा, और इसने सिर्फ SCF की लंबाई पूछी है, ना कि क्वांटिटी पूछी है। तो मेरे से क्या बोल रहा है कि 63 और 105 और 231 की छड़ें हैं, तो मेरे को इनका SCF लेना, मैं इनका डिफरेंस लूंगा तो ये मेरा आ गया 42, और अगर मैं इसका भी डिफरेंस ले लेता हूं तो 31 में से 5 घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 226। 26 एक सेकेंड, 5 6, ठीक है, 2 2 और यहाँ पे 126, सॉरी, ठीक है 126 आ जाएगा। या तो मेरा जो डिफरेंस है वो, या फिर उनका कोई मल्टीपल। मैंने देखा यहाँ पे जो है मल्टीपल 2 और 21 बन रहा है। इस वाले केस में अगर मैं देखूं तो 4 और 21 बन रहा है। अब 2 से तो ये संख्या डिवाइड होती नहीं, 63 नहीं होती, 105 नहीं होती, 231 नहीं होती। क्या 21 से डिवाइड होती है? 21 से डिवाइड होती है। 21 या 63 होता है, बिल्कुल। 21 पंजे 105 होता है, बिल्कुल। 21 एकम होता है, बिल्कुल। 21 से कटती है तो हमारा SCF कितना आ गया? हमारा SCF आ गया 21, जो कि हमसे पूछा हुआ है। अगर बाई चांस आपसे पूछ लेता है कितने नंबर ऑफ जो रोड्स हैं वो बनेंगी, अधिकतम कितने नंबर ऑफ रोड्स बन सकती हैं, उस केस में आपको कुछ नहीं करना था। आपको ये जो मैंने करा ना 21 या 63, 3 5 और 11, इन 3 5 और 11 को जोड़ देना था बस। 3 5 और 11 कितना आ गया हमारा? अब 5 3 8 और 1 19 हमारी टोटल नंबर ऑफ रोड्स बनती कितने सेंटीमीटर की? 21 सेंटीमीटर की। ठीक है, मतलब कि आपको SCF से डिवाइड करना था बस, क्योंकि वो आता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में तो तालिका दी हुई है, नीचे दिया हुआ है y1 और y2 में E2 का औसत बताओ। E2 का औसत बताओ। 800 प्लस में 400 बटे में 2, 8 4 12, 1200 बटे में 2, 1200 बटे में 2, यानी कि एवरेज कितना आ जाएगा हमारा? 600 आ जाएगा। पेन उठाने की भी कोई जरूरत इस क्वेश्चन के लिए नहीं होती। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। एक नया छात्र जिसका भार 48 किलोग्राम है, 42 छात्रों की एक कक्षा में शामिल हो जाता है। कक्षा का औसत भार 1 किलोग्राम कम हो जाता है। 1 किलोग्राम कम होने का मतलब है जो नया छात्र आया है वो एवरेज वेट से कहीं ना कहीं कम रहा होगा। अब कितना कम रहा होगा भैया? 42 बच्चों की क्लास थी, 1 किलोग्राम माइनस हो गया, यानी कि वो 42 kg कम रहा होगा। 42 kg अगर वो कम रहा होगा और 48 किलोग्राम का आया है, तो मैं ये कह सकता हूं कि उसको एवरेज पे लाने के लिए 90 kg का होना चाहिए था।
अगर वो 90 kg का होता तो ठीक होता, तो एवरेज पे आ जाता, तो हमसे एवरेज ही पूछा है, तो नया औसत कितना हो गया हमारा, वो हमारा हो गया 90 kg, हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 सिंपली आपका क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है मैं आपको करा देता हूं। हमें सबसे पहले डिवाइड सोल्व करना है, तो मैंने इसको यहां से सीधा ही काट दिया, 12 12 144। फिर मेरे को मल्टीप्लाई करना है, 12 8 96, 96 माइनस 100 प्लस में 4। मैंने देखा ये प्लस का 100 बना देगा और ये माइनस का 100 है, तो ये आपस में तीनों कट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर कितना हमारा 3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, बाकी आप लोगों की इच्छा के ऊपर बात है, ठीक है। कोई सजेशन होता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों के लिए, आप सजेशन उसमें वहां पे दे सकते हो, ठीक। थैंक यू।